21 जनवरी, ठीक है जी, मैं भी समझा था बेटा, 21 जनवरी 2025। और हम क्रैश कोर्स के नाम से हम कोई क्लासेस करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक ही क्लास के अंदर कोशिश करेंगे कि हर टॉपिक को कवर करें और तेजी के साथ पूरे कोर्स को रिवाइज करा दें। रेगुलर क्लास में वेव, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, और इस रिवीजन क्लास के अंदर तेजी के साथ। तो जरा देखिए, पहला टॉपिक है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का देखिए बेटा, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2014 में, पेपर 13 है। क्वेश्चन ये है कि यू आर गिवन अ थर्मोमीटर। इस थर्मामीटर की रीडिंग पढ़नी है, तो थर्मामीटर की रीडिंग 24 है, सारे बच्चों को पढ़ना आ रही है 24, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन ये है कि सर अनसर्टेनिटी रीडिंग में से कैसे निकालते हैं। अगर मैं आपको कोई रीडिंग दूं और पूछूं अनसर्टेनिटी होती क्या है, तो आप क्या करेंगे, जरा सुने। जो भी आपको बेटा इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, उस इंस्ट्रूमेंट की स्मॉलेस्ट रीडिंग बताएं क्या हो सकती है। तो जो स्मॉलेस्ट रीडिंग हो सकती है इस थर्मामीटर की, वो 1 है। यानी 1 से कम आप रीडिंग नहीं पढ़ सकते। 20, 21, 22, 21.5 नहीं है। तो कम से कम रीडिंग जो हम मेजर कर सकते हैं किसी डिवाइस से, वो उसकी कहलाती है रेजोल्यूशन। तो इसकी रेजोल्यूशन है 1। कम से कम स्मॉलेस्ट रीडिंग, लीस्ट काउंट, रेजोल्यूशन इज 1। और याद रखिएगा, इसी रेजोल्यूशन को अगर हम हाफ कर दें, तो ये रूल है कि रेजोल्यूशन का जो हाफ होता है इट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। तो इसकी अनसर्टेनिटी है बेटा 0.5। ठीक है जनाब। तो 0.5 अनसर्टेनिटी के मुझे दो आंसर नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इन दो में अब कौन सा सही है। तो अब आप देखिए, अनसर्टेनिटी में आफ्टर 1 dp जा रहे हैं। ठीक है ना, आफ्टर 1 dp जा रहे हैं। अगर आफ्टर 1 dp जा रहे हैं, तो हमें आंसर भी, रीडिंग भी आफ्टर 1 dp जाना चाहिए। और आफ्टर 1 dp जाने का मतलब 24.0। ठीक है ना, डेसिमल प्लेस 1 dp। तो हमें 1 जाना चाहिए, इसलिए 24.0। इसमें आफ्टर dp है ही नहीं, इसलिए हम इस आंसर बीटा को रिजेक्ट कर रहे हैं और आंसर डेल्टा को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सर इसका राइट आंसर है डी। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया, किसी भी डिवाइस की स्मॉलेस्ट रीडिंग इट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन को हाफ कर दें तो वो उसकी अनसर्टेनिटी होती है। ये बच्चों को नहीं पता होता। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इस टॉपिक पर। इसमें भी ये बड़ा जबरदस्त सवाल है। मैं इस क्वेश्चन को ढूंढ रहा था, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे मिला नहीं। बाकी मैंने क्वेश्चन कॉपी पेस्ट मारे में, ये क्वेश्चन पेपर में एक दफा आया हुआ है, मैं ढूंढ नहीं पाया, लेकिन मुझे याद था, इसलिए मैंने वैल्यूज अपने पास से लिखी है। क्वेश्चन क्या है, जरा तेज तेज चलूंगा मैं। क्वेश्चन बेटा ये है कि मुझे किसी लिक्विड की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। लिक्विड की डेंसिटी, तो मैं लैब में हूं। लैब में सबसे पहले मैंने कहा कि एम्प्टी बीकर का सबसे पहले मास आप मेजर कर लें। आपने उसको बैलेंस पे रखा और एम्प्टी बीकर का मास आ गया आपके पास 50 ग्राम। ठीक है, और ये गिवन है। अब ये अनसर्टेनिटी कुछ भी गिवन होगी आप मान लीजिएगा, तो इसकी अनसर्टेनिटी गिवन है 1। ये मैंने ऐसे अपने अपने पास से नंबर लिखे। फिर इसमें उन्होंने पानी डाल दिया। जब उन्होंने पानी डाला, तो पानी डालकर या लिक्विड डालकर जब मास किया, तो इट इज 75। अब मेरा क्वेश्चन है कि सिर्फ पानी का मास कितना है। तो सर जो सिर्फ पानी का मास होगा ना, इसको मैं कहूंगा मास ऑफ वाटर। सर वो जो मास ऑफ वाटर होगा, वो इन दोनों मासेस को माइनस करके आएगा। तो 75 में से 50 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 25। अब मेरा क्वेश्चन है, बल्कि क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा, मैं चला रहा हूँ, वरना क्लास हमारी डिले हो जाएगी। मास ऑफ वाटर आ गया जी 25 ग्राम। अब मुझे चाहिए इसकी भी अनसर्टेनिटी। तो याद रखिएगा, अगर कोई क्वांटिटी दो नंबर्स को माइनस करके आई हो या प्लस करके आई हो, ठीक है जनाब। जो मैंने लिक्विड का मास निकाला ये माइनस करके आया है, लेकिन मैं बता रहा हूं कोई ऐसा फॉर्मूला हो जिसमें दो क्वांटिटीज माइनस हो रही हो सिंपल, या प्लस हो रही हो सिंपल, तो उनकी अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने के लिए हम इन दोनों अनसर्टेनिटीज को सिंपली ऐड कर लेते हैं। 1 + 1 इट बिकम्स 2। तो ये आ गई है मास ऑफ वाटर विद अनसर्टेनिटी। हमेशा कोई ऐसी क्वांटिटी जो दो क्वांटिटीज को माइनस या प्लस करके आई हो, तो उसकी अनसर्टेनिटी निकालने के लिए दोनों क्वांटिटीज की अनसर्टेनिटी को सिर्फ ऐड करते हैं। तो जनाब ये वाला 1 + 1 इट बिकम्स 2। तो ये चीज भी मेरे ख्याल में आपके लिए नई होगी, मेरे ख्याल में। ठीक है ना। अच्छा जी, ये तो आ गया मास ऑफ वाटर। अब उसके बाद कह रहे हैं जनाब कैलकुलेट डेंसिटी। ठीक है जी, डेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। बेटा डेंसिटी का फॉर्मूला होता है सर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम।
तो मास अभी भी निकाला है पानी का 25, वॉल्यूम निकाला हुआ 5। आसान आसान मैंने नंबर लिखे हैं ताकि हमें कैलकुलेटर चलाने में टाइम ज़ाया ना करना पड़े। तो ये आ गया 5 और इसकी यूनिट होगी ग्राम पर सीएम क्यूब। ठीक है जनाब, ग्राम पर सीएम क्यूब। अच्छा आप देखें जितनी भी वैल्यूज गिवन है वो सब के सब टू सिग्निफिकेंट फिगर में है, 25, 75 वगैरह वगैरह। तो इसे भी हमें आंसर को 2SF में लिखना चाहिए। ठीक है जी, तो ये हो गया जी डेंसिटी 5 ग्राम पर सीएम क्यूब। खैर अभी सिग्निफिकेंट पढ़ाने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अभी हम बात कर रहे हैं अनसर्टेनिटी की। तो अब मैं आपसे कहूंगा कि मुझे कैलकुलेट करना है डेंसिटी की अनसर्टेनिटी। उन्होंने कहा था क्वेश्चन में डेंसिटी कैलकुलेट करें और डेंसिटी की अनसर्टेनिटी भी कैलकुलेट करें। तो अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने के लिए बेटा मैं क्या करूंगा, तो जरा सुने। सर अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करना हो ना, तो सर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर आपको डेंसिटी की अनसर्टेनिटी चाहिए तो आप मास की अनसर्टेनिटी को मास की वैल्यू से डिवाइड करा दें, प्लस वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी को वॉल्यूम की वैल्यू से डिवाइड करा दें। और जब हम डिवाइड करा के निकाल रहे होते हैं अनसर्टेनिटी, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। डिवाइड करके जो अनसर्टेनिटी निकालते हैं इट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। ठीक है जनाब, तो देखिए मैंने मास के लिए अगर आप देखें तो मास की अपनी अनसर्टेनिटी 2 है, जो मैंने पानी का मास निकाला है, पानी का मास, क्योंकि मुझे पानी की डेंसिटी निकालनी है। पानी का मास 25, इसकी अनसर्टेनिटी 2, तो ये बन जाएगा जी 2/25 प्लस वॉल्यूम। सर वॉल्यूम में भी यही काम कीजिए, वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी 0.5 और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 5। ठीक है जनाब, सॉल्व करें तो जो सॉल्व करके रिजल्ट आएगा इट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। इट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। और अगर इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो इट इज कॉल्ड परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक है जनाब, अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी। और अगर आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करके, मैं कैलकुलेटर चलवाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, डिवाइड वाली डेंसिटी बेटा उधर आके मल्टीप्लाई कर दें, डेंसिटी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है 5। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकालेंगे तो इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को यूजुअली 1SF में लिखते हैं, यूजुअली 1SF में लिखते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को। ठीक है जी, मैं कह रहा हूं लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखेंगे तो समझने से पीछे रह जाएंगे। मैं आपको रिकॉर्डिंग भी दूंगा, मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा, पूरा फोकस समझने भी कीजिए। पीडीएफ आपको क्लास के फौरन बाद मिल जाएगी। विद इन 1 क्लास हमने टॉपिक को कंप्लीट करना है। अच्छा जी, ये आ गई हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू। अच्छा ये सवाल मैंने अपने पास से बनाया था, इसलिए मैंने कैलकुलेशन में ज्यादा आपको उलझाया नहीं है, जो काम की बातें थी वो मैंने सारी की सारी बोल दी है। अब आ जाते हैं पेपर के क्वेश्चन में, और ये सारे पेपर के वो क्वेश्चन मैं निकाल के लेकर आया हूं जो मैंने आपको रेगुलर क्लास में नहीं कराए हुए। ठीक है जनाब, आप देखिएगा कि मैंने जो पहले क्वेश्चन कराए थे ढूंढ ढूंढ के उनसे मुख्तलिफ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ला के रखे हुए। इस क्वेश्चन में क्या है सर, देखिए मार्च 2020 क्वेश्चन बेटा ये है कि आपको एक फॉर्मूला दिया है, कह रहे इस फॉर्मूले में आपने लेंथ की जगह 1.50 लिखना है, टाइम की जगह 2.48 लिखना है। ठीक है, 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट होता है। ठीक है जनाब, 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट होता है। और ऑब्वियसली जब आप इन सारे नंबर को जो हमें क्वेश्चन में दिए हुए सर उनको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, और सर अब फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हम आराम से कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू ऑफ जी। पर मैं वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हुई नहीं। सारी वैल्यूज बेटा पुट करोगे, कैलकुलेटर चलाओगे, नीचे मार्किंग स्कीम लगी हुई है, उसी में से बेटा मैं देख के लिख रहा हूं। इसका आंसर आएगा 9.63। ठीक है ना, 9.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी की वैल्यू तो आराम से आ जाएगी। तो सर सिखाना क्या चाहते हैं आप? बेटा मैं सिखाना चाहता हूं ओनली अनसर्टेनिटी। मैं सिखाना चाहता हूं ओनली अनसर्टेनिटी। तो जरा देखते हैं अनसर्टेनिटी बेटा कैसे निकालेंगे। अनसर्टेनिटी में पहली बात तो जरा नोट करें कि आपको कैलकुलेट करनी है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक है जी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं तो जरा सीखिएगा। कहते हैं जो आपके पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में लिखें बेटा डेल्टा जी अपॉन जी, जो जिस तरह मैं भी ऊपर लिख कर आया उसी तरह लिख रहा हूं।
डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू, देखिए फॉर्मूले में जितने भी कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट की हर कांस्टेंट की वैल्यू को हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट में अनसर्टेनिटी होती ही नहीं है। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है शक होना, शक होना। तो 4 में कोई शक नहीं हो सकता, पाई में कोई शक नहीं हो सकता, तो इसे मैं नहीं लिखूंगा, इग्नोर। हाँ सर, लेंथ के लिए करेंगे, लेंथ के लिए करेंगे फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। टाइम स्क्वायर, सर टाइम स्क्वायर के लिए करेंगे अनसर्टेनिटी। पर सर अगर टाइम पे स्क्वायर है ना बेटा, तो स्क्वायर बन जाएगा कोफिशिएंट, स्क्वायर बन जाएगा कोफिशिएंट। ठीक है, आप सब ने ये टॉपिक पहले से पढ़े हुए, हम तेजी के साथ भाग रहे हैं। तो बेटा जहां लिखा हुआ है टाइम स्क्वायर, सर टाइम स्क्वायर का 2 हम पीछे लेकर आता है। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा ये सीखिए सर, अगर इन्होंने अनसर्टेनिटी की वैल्यूज परसेंटेज में नहीं दी होती, जैसे कि ऊपर वाले सवाल जो मैंने बनाया था, उसके अंदर परसेंटेज में वैल्यूज नहीं थी, सीधा सीधा 1, सीधा सीधा 0.5, तब तो आप फ्रैक्शन में डिवाइड कराते, तब आप डिवाइड कराते। अगर परसेंटेज में वैल्यूज दी भी हो ना, तो इसी इक्वेशन में यहां पे भी परसेंटेज का सिंबल लगा दो और यहां पे भी परसेंटेज का सिंबल लगा दो। इसका मतलब है हम डायरेक्ट परसेंटेज में चले गए, हम वी आर नॉट डीलिंग फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, डायरेक्ट परसेंटेज में चले गए। और अब आप परसेंटेज में चले गए तो देखिएगा, जहां लिखा हुआ है डेल्टा एल ओवर एल की परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो बेटा डेल्टा एल ओवर एल की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 2, जस्ट 2% है ये, प्लस सर ये फॉर्मूले का 2 है जो कि पहले से पढ़ा हुआ है, डेल्टा टी ओवर टी। तो अगर ये परसेंटेज में नहीं होती वैल्यू तो डिवाइड करवाता। सर अगर परसेंटेज में है ना, तो आपको जस्ट 3% लिखना है, जस्ट 3% लिखना है। सॉल्व कर ले, तो सर अब हम सॉल्व करते हैं, तो बेटा देखिए 3 2 6, 6 + 2, 6 + 2, द आंसर इज 8%। तो बेटा इसका आंसर आ गया 8%, इसका आंसर आ गया 8%। तो जब आपको अनसर्टेनिटी परसेंटेज में दी हुई हो, जब आपको अनसर्टेनिटी परसेंटेज में दी हुई हो, तो हम परसेंटेज को डिवाइड नहीं करवाते, बल्कि परसेंटेज को फ्रैक्शन की जगह पुट कर देते। डेल्टा एल अपॉन एल की जगह पुट कर दिया 2%, डेल्टा टी अपॉन टी की जगह पुट कर दिया 3%, और बेटा पूरा सॉल्व करा तो रिजल्ट आ गया 8%, रिजल्ट आ गया 8%। और अब रिजल्ट 8% आ गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए, कह रहे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालें। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है भाई? मतलब ये है कि डेल्टा जी ओवर जी इज इक्वल टू 8%। पहली बात परसेंट हटाएं, सर अब आप परसेंट हटाएंगे तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। और बेटा ये वाला जी जो आपने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है, उस जी को बेटा उधर भेज दे जो आपने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है। तो अब बाकी बचा ओनली डेल्टा जी इज इक्वल टू, बेटा 8/100 इट इज 0.08, and this 0.08 multiplied with the value of g which we have already calculated in the first part of the question, that is 9.63। तो इसे आप मल्टीप्लाई कर दें 9.63 को 0.00 सॉरी 0.08 से, और जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन वन सिग्निफिकेंट फिगर, तो बेटा रिजल्ट आता है 0.8, रिजल्ट आता है 0.8। यानी आपने g की वैल्यू पहले कैलकुलेट की, इट इज 9.63, और जब 9.63 जी की वैल्यू आ गई, तो उस 9.63 की वैल्यू में आपने अनसर्टेनिटी को लिख दिया 0.8, आपने अनसर्टेनिटी को लिख दिया 0.8। तो ये उसने लिखने के लिए कहा नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि जी की ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, जी की ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, जी की ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी 8%, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.8 बाय प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। अभी बेटा और प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आप देखिएगा इंशाल्लाह ये सारी बात आपको और अच्छी तरह समझ में आती चली जाएगी। थोड़ा सा तेज भाग रहा हूं, लेकिन पूछूंगा कि जवेरिया बेटा थोड़ा तेज कराया मैंने, सवाल सवाल समझ में आया है या नहीं बेटा? जवेरिया ठीक है बेटा, साद आपको भी समझ में आया है या नहीं?
7 बेटा। हाँ, थोड़ा थोड़ा तेज चलना पड़ेगा ना यार, वरना हो नहीं पाएगा ना। अच्छा नीचे जी मार्किंग स्कीम लगी हुई है। अच्छा जी एक और क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन भी बेटा उमर मैंने रेगुलर क्लास में नहीं कराया था, ठीक है ना। ये सवाल है जी मई जून 2019 के पेपर का। क्वेश्चन क्या है सर, हमें एक इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन में पहले आपने वैल्यू कैलकुलेट करना है के की। सर के की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगी। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर, और इधर बन जाएगा के प्रेशर स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेंसिटी स्क्वायर। सर स्क्वायर में गलत लगा रहा हूं क्योंकि अंडर रूट है इसके ऊपर, सॉरी। तो राइट हैंड पे कोई स्क्वायर नहीं आएगा, अंडर रूट खत्म हो गया। वी स्क्वायर इक्वल टू के पी अपॉन नो, और अब यहां से बेटा के को सब्जेक्ट बना लो। सर अब आप के को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये बनेगा वी स्क्वायर डेंसिटी डिवाइडेड बाय प्रेशर, ठीक है जी। अब आप प्रेशर की जगह ये वाली वैल्यू लिखिएगा, डेंसिटी की जगह बेटा ये वाली वैल्यू लिखिएगा, प्रेशर की जगह बेटा ये वाली वैल्यू लिखिएगा। और अब आप सारी वैल्यूज लिखकर के की वैल्यू निकालोगे तो बेटा के की वैल्यू आएगी 1.4। के की वैल्यू बेटा आ जाएगी 1.4। तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना तो सर कोई काम ही नहीं है, वैल्यूज पुट करना है, रिजल्ट आ जाएगा। हम तो आपको पढ़ाना चाहते हैं क्लास में अनसर्टेनिटी निकालना। हम आपको पढ़ाना चाहते हैं अनसर्टेनिटी निकालना। सर अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे, तो पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड पर के की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इक्वल टू वेलोसिटी की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। सर डेंसिटी की, सॉरी डेंसिटी है या शायद ये रॉ है, तो जी हाँ डेंसिटी है। डेंसिटी की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, देन प्रेशर की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, लेकिन वेलोसिटी के ऊपर है स्क्वायर। सर जिस पे स्क्वायर होता है ना, तो वो स्क्वायर या जो भी एक्सपोनेंट हो, सर वो एक्सपोनेंट बन जाता है कोफिशिएंट। वो एक्सपोनेंट बन जाता है कोफिशिएंट। अगर ये वैल्यूज परसेंटेज में नहीं होती, अगर ये वैल्यूज परसेंटेज में नहीं होती तो बेटा मैं इसको डिवाइड करवाता, लेकिन ये वैल्यूज परसेंटेज में है। जब परसेंटेज में है तो ऑब्वियसली मैं इन्हें परसेंटेज की फॉर्म में लिख दूंगा। तो ये बेटा मैंने इनको परसेंटेज की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। और अब परसेंटेज की फॉर्म में लिखते हैं तो मैंने आपको सिखाया है कि डिवाइड नहीं करते, बल्कि वैल्यूज को परसेंटेज फॉर्म में डायरेक्ट लिख देते हैं। जैसे ये जो लिखा हुआ है वॉल्यूम, सर इस वॉल्यूम की, सर ये वॉल्यूम नहीं है वेलोसिटी है, मीटर पर सेकंड है, ठीक है जी। वेलोसिटी, सर वेलोसिटी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 3%, ठीक है जनाब 3%, प्लस रॉ डेंसिटी, डेंसिटी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 4%। परसेंट एक दफा बना दें, अलग अलग बना दें, आपकी मर्जी है। अच्छा जी प्रेशर की अनसर्टेनिटी 2%, ठीक है जनाब। तो ये सब परसेंटेज में है, तो इन सब को मैंने एक साथ परसेंटेज में लिख दिया, मुझे ज्यादा बेहतर लग रहा है। तो जनाब 3% है वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी, 4% है डेंसिटी की अनसर्टेनिटी, 2% है प्रेशर की अनसर्टेनिटी। एंड नाउ सॉल्व दीज नंबर। तो जब आप इनको सॉल्व करते हो तो 3 2 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 इट मेक्स 12। तो ये आ गया 12%। ये रिजल्ट आ गया 12%। और सर ये जो 12% है, सर ये 12% परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। सर ये 12% परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, बट इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। सर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालने के लिए सर ये जो डिवाइड वाला के है ना, सर इसको उधर भेजिए। और जब आप इसको उधर भेजेंगे तो 12% को भी परसेंट खत्म करना होगा, डिवाइडेड बाय 100 करना होगा। के की वैल्यू जो हमने पहले से निकाली हुई है, इट इज 1.4। और जब आप 1.4 को इसके साथ बेटा पूरा सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.17। और अब मुझे याद आता है कि ये सवाल भी उमर बेटा मैंने करवाया हुआ है। 0.17 इसको राउंड ऑफ करूंगा 1SF में तो ये बन जाएगा 0.2। और अगर ये 0.2 बन गया तो अब हम के का आंसर जो यहां लिखना चाह रहा हूं, सर के आया था 1.4 और उसकी अनसर्टेनिटी आई थी 0.2। के आया था बेटा 1.4 और इसकी अनसर्टेनिटी आई थी बेटा 0.2। अनसर्टेनिटी शुड बी इन वन सिग्निफिकेंट फिगर, अनसर्टेनिटी शुड बी इन वन सिग्निफिकेंट फिगर।
तो ये दो क्वेश्चन बेटा मैंने आपको कराए, इन दोनों क्वेश्चन में अनसर्टेनिटीज परसेंटेज में गिवन थी, तो परसेंटेज में हम डिवाइड नहीं करवाते, बल्कि परसेंटेज वाली वैल्यू को सिंपली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। परसेंटेज वाली वैल्यू को इक्वेशन में सिंपली पुट कर देते हैं। आइए और आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन सर, इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है जी नवंबर 2015 के पेपर का। सर हमें एक इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन में हमें ई को पहले सब्जेक्ट बनाना, ई को सब्जेक्ट बनाना है। सर ई को सब्जेक्ट बनाने के लिए पहले करना पड़ेगी स्क्वायरिंग बोथ साइड। सर स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर, ये बन जाएगा के स्क्वायर, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो एम एल क्यूब डिवाइडेड बाय ई, एम एल क्यूब डिवाइडेड बाय ई। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू एम एल क्यूब अपॉन ई, एंड वी हैव टू कैलकुलेट ई। सर ई कैलकुलेट करना है, ई कैसे कैलकुलेट करें? तो ई को बेटा मैं सब्जेक्ट बना रहा हूं, और जब मैं ई को बनाता हूं सब्जेक्ट, तो ई सब्जेक्ट बनाने पर ई बेटा इधर आ जाएगा और टी स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये के स्क्वायर ऐसा ही है। ये तो हमने वेरिएबल इंटरचेंज करें, ये सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है जब सारे नंबर प्रोडक्ट या रेशो की फॉर्म में हो। अगर इसमें कोई भी चीज प्लस माइनस हो रही होती तो इतना सिंपल इंटरचेंज नहीं होता। कोई भी फैक्टर प्लस माइनस हो रहा था तो इतना सिंपली इंटरचेंज नहीं होता। जो बच्चे बायोलॉजी वाले हैं उनके लिए स्पेशली बोल रहा हूं कि उनके दिमाग में कोई ऐसी बात ना आए कि हम डायरेक्ट भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसा जब करते हैं जब सारे नंबर प्लस माइनस में ना हो, कोई भी प्लस माइनस में नहीं है, सब मल्टीप्लाई डिवाइड की फॉर्म में। तो ये बेटा मैंने ई को सब्जेक्ट बना लिया, और जब ई मेरा सब्जेक्ट बन गया विद ऑल वेरिएबल्स, तो नाउ बाय यूजिंग ऑल दीज वैल्यूज, सर इन सारी वैल्यूज को आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, और जब बेटा फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ई का आंसर आ जाएगा 1.588 एक्सपोनेंट 10। नोट कीजिएगा, ये ई का आंसर आ जाएगा। सारी वैल्यूज आप पुट करोगे फॉर्मूले में, फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करोगे, के की जगह 1.48 एक्सपोनेंट 5 विद स्क्वायर एटसेट्रा। सर सारी वैल्यूज पुट करना है, सारी वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। सर हम तो आपको सिखाने के लिए बैठे हैं अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी निकालने के लिए पहले इक्वेशन बनाइए। इक्वेशन बनेगी थोड़ी बड़ी लंबी, डेल्टा ई अपॉन ई इज इक्वल टू के स्क्वायर है। सर के स्क्वायर है तो 2 कोफिशिएंट बनेगा, देन डेल्टा के अपॉन के प्लस एम। सर एम तो लीनियर है, सीधा सीधा डेल्टा एम अपॉन एम। एल क्यूब है तो सर 3 आएगा, और 3 के बाद आएगा डेल्टा एल अपॉन एल। क्यूब था तो इसलिए 3 कोफिशिएंट बन गया, प्लस टी स्क्वायर है, स्क्वायर का 2 बनेगा कोफिशिएंट, देन आई विल राइट डेल्टा टी अपॉन 2। और क्योंकि इस क्वेश्चन में भी सारी वैल्यूज परसेंटेज में दी हुई है, तो ऑब्वियसली हमें इसे परसेंटेज की फॉर्म में लिखना चाहिए। सारी वैल्यूज परसेंटेज की फॉर्म में दी हुई है, तो हम कोई डिवाइड नहीं करवाने वाले, कोई डिवाइड नहीं करवाने वाले, जस्ट परसेंटेज वैल्यूज को फिल करेंगे। जरा फिल कीजिए, 2 ऐसे ही है। सबसे पहले लिखा है डेल्टा के ओवर के, यानी के की परसेंटेज अनसर्टेनिटी। सर के की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 1.5%, 1.5% प्लस सर डेल्टा एम अपॉन एम, यानी एम की परसेंटेज अनसर्टेनिटी। सर एम की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 0.1, 0.1 प्लस 3 इंटू डेल्टा एल। सर एल की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 0.2, एल की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 0.2 टाइम, टाइम की अनसर्टेनिटी, सर टाइम की अनसर्टेनिटी है 2%, टाइम की अनसर्टेनिटी है 2%, और इन सब को हम परसेंटेज फॉर्म में लेके चल रहे हैं, इन सब को हम परसेंटेज फॉर्म में लेके चल रहे हैं। और जब परसेंटेज फॉर्म में आप इसको लेके चलेंगे तो जरा कंप्लीट कीजिए, 1.52 जा 3, 0.1 ऐसे ही है, 3 को 0.2 से मल्टीप्लाई करा 0.6, 2 टू जा 4, तो सिंपल एडिशन है। परसेंटेज में हम बात कर रहे हैं, परसेंटेज में वहां जगह नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिखा था। खैर अब आप देखिए 4 प्लस 3 7,
और ये बन जाएगा 7.7। 7.7 सर, ये जो 7.7 आया है, इट इज परसेंटेज अनसर्टेनिटी। इट इज परसेंटेज अनसर्टेनिटी। और अब 7.7 परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गया, तो चेक करें कि हमें क्या परसेंटेज में आंसर लेना है। नहीं सर, उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है कि यू हैव टू कैलकुलेट ई विद एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, विद एक्चुअल अनसर्टेनिटी, और एक्चुअल अनसर्टेनिटी के साथ काम करना है। तो ये डिवाइड वाला ई वहां जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 7.7%, सर परसेंट हटा के डिवाइडेड बाय 100 किया। ई, सर ई की वैल्यू हम ऊपर लिख चुके हैं, ये थी ई की वैल्यू बेटा, ये रही ई की वैल्यू। इस ई की वैल्यू में जब आप कैलकुलेटर चलाएं तो बेटा प्लीज एक्सपोनेंट 10 को मत लिखिएगा, क्योंकि ई की वैल्यू में भी एक्सपोनेंट 10 है, तो उसकी अनसर्टेनिटी में भी एक्सपोनेंट 10 आना चाहिए। तो आप पूरा नंबर सॉल्व कर लें, लेकिन आप एक्सपोनेंट 10 को शामिल नहीं कीजिएगा। तो डेल्टा ई का रिजल्ट आएगा 0.1। 0.1 is one significant figure, 0.1 with exponent 10, 0.1 with exponent 10। और इस चीज को मैं ऊपर आंसर में फिल करने जा रहा हूं। E की वैल्यू वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, इट इज 1.588 एक्सपोनेंट 10, और इसकी अनसर्टेनिटी 0.1 एक्सपोनेंट 10। और अगर ये बीच में प्लस माइनस इस तरह से लिख के हमें बाउंड ना करता, या जगह तो इसमें भी बना सकते हैं, एक्सपोनेंट 10 को ले लें कॉमन, और एक्सपोनेंट 10 को कॉमन लेके ब्रैकेट बनाकर एक्सपोनेंट 10। एक दफा मैंने लिखने की ख्वाहिश थी, जो मैंने इसको यूं कर लिया। एक्सपोनेंट 10 दोनों में था, दोनों में से बेटा मैंने एक्सपोनेंट 10 को कॉमन ले लिया। जो 1.588 हम लोगों ने निकाला हुआ है, आप देखिए पूरे क्वेश्चन में हमें जो वैल्यूज दी हुई हैं वो 2SF में, 3SF में, 4SF में भी दी हुई हैं। रूल ये लिखा हुआ है किताबों में कि जो सबसे कम SF होते हैं ना, सबसे जो कम होते हैं उसके अंदर में आंसर लिखना चाहिए, किताबों में रूल ये लिखा है। तो इसमें सबसे कम SF है, तो इसको भी मैं 1.588 को अगर मैं राउंड ऑफ कर लूं तो ये बन जाएगा 1.6। 2SF में बेटा मैंने इसको रिड्यूस किया है, क्योंकि जो हमें डेटा दिया हुआ है उस डेटा में सबसे कम SF इसके अंदर है। ऑल्दो कि ये बात आप देखिएगा कई जगह मार्किंग स्कीम में वो खुद भी इसके अंदर गड़बड़ कर देता है, खुद भी गड़बड़ कर देता है। मैं आपको ऐसे 50 एग्जाम्पल दे दूंगा, ठीक है। तो खैर इस क्वेश्चन में क्योंकि मैंने मार्किंग स्कीम खोली हुई है, मुझे सामने नजर आ रहा आंसर 1.6, तो बेटा आंसर देख के कमेंट्री करना टीचर के लिए भी आसान होता है, बच्चे के लिए भी आसान होता है। लेकिन मैंने नोट किया है कि ये वाली जो रूल है कि गिवन डेटा में जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है उसमें आंसर देना चाहिए। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 2, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 4, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 3, तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, इसलिए हमने आंसर 2SF में दिया। अच्छा जी, ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा कंप्लीट। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब बेटा हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सर जब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो आगे चलने में ये हमें एक और क्वेश्चन नजर आता है। और बेटा ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक बात तो जरा एक और आपको सिखाता चलूं कि भाई ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना, इसको मेक एस्टीमेट, इसको मैं नहीं मानता कि मतलब कोई मतलब इसके अंदर ज्यादातर क्वेश्चन इसमें ऐसे ऐसे सवाल लेकर आएगा कि बच्चा मुझसे पूछेगा कि सर इसका आंसर मैं याद करके जाऊं या क्या कर लूं। जैसे इसी क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि आपके हाथ में फॉर एग्जांपल एक पेंसिल है, बताइए इस पेंसिल का मास कितना होगा। तो पेंसिल का मास क्या कोई याद करके जा सकता है? तो मैं तो नहीं मानता कि कोई बच्चा याद करके जा सकता है पेंसिल का मास, ठीक है ना। अलबत्ता अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वेवलेंथ, तो जिन बच्चों को भी मैंने वेव का चैप्टर पढ़ाया है तो वो इसकी वेवलेंथ बता सकते हैं कि अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ इतनी होती है। लेकिन अगर वो आपसे पूछ ले एक पेंसिल का मास, एक एप्पल का मास, आपके हेड का वॉल्यूम, आपकी कार का मास, आप कितनी स्पीड से भाग सकते हैं, तो ये सारे सवाल ऐसे हैं जो एग्जाम में खुदा न खास्ता ऐसे आ जाए तो इनका आंसर करना मेरा नहीं ख्याल कि बच्चे के लिए पॉसिबल होता है।
अच्छा जी, अब आ जाइए, जो टॉपिक हमारा चल रहा है, मेन टॉपिक है सर अनसर्टेनिटी। तो आप इधर उधर ना जाए, अनसर्टेनिटी में रहें, ठीक है जी। अनसर्टेनिटी का बड़ा पहला सवाल है, पहला पार्ट है कि कैलकुलेट टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। इट इज 1 मार्क क्वेश्चन। सर हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, सर हमें सारी वैल्यूज दी हुई हैं, जब वैल्यूज भी दी हुई हैं, फॉर्मूला भी दिया हुआ है, तो टाइम तो मैंने निकाला, ठीक है, टाइम नहीं निकाला। असल में क्या निकालनी है? अनसर्टेनिटी। सर अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे? तो बेटा जरा सीखिएगा। टाइम के लिए लिखूंगा डेल्टा टी अपॉन टी। टाइम के लिए डेल्टा टी अपॉन टी। टू कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए। पाई कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए। अंडर रूट, 2 मिनट रुक जाइए, अंडर रूट के लिए भी रुक जाए। सर मास के लिए डेल्टा एम ओवर एम होगा। के के लिए डेल्टा के अपॉन के होगा। और के बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट है, वैल्यूज उसकी दी हुई है, ठीक है ना। तो टू कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू उन्होंने आपको दी हुई है, सॉरी के की वैल्यू उन्होंने दी हुई है। अच्छा जी, अभी तो मैंने ये लिखा है, सर ये आपने इसको फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की फॉर्म में लिखा है? जी हाँ, मैंने इसको फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की फॉर्म में लिखा है। और कोई बच्चा बोले नहीं सर मैं इसको परसेंटेज में लिखे क्योंकि उसने परसेंटेज में दिया हुआ है। तो हम दोनों को एक साथ निभा सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। कैसे भाई? मैंने इसको लेफ्ट साइड पे लिखा परसेंटेज, यहाँ पे बेटा मैंने लिखा परसेंटेज। तो अब गौर से सुनिएगा अब क्या होने वाला है। कहते हैं अगर मैं के की बात करूं तो के तो परसेंटेज में गिवन है, के परसेंटेज में गिवन है, तो के की जगह तो सीधा सीधा 8% लिखना। के की जगह 8% लिखना प्लस मास। क्या मास परसेंटेज में गिवन है? नहीं सर, मास परसेंटेज में गिवन नहीं है। और भाई अगर मास परसेंटेज में गिवन नहीं है तो आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगी, और परसेंटेज निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। और अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो याद रखना हमेशा एक्सपोनेंट कैंसिल हो जाते हैं और वहां लिखने की जगह भी नहीं है मेरे पास ना। तो मैं डिवाइड करवा रहा हूं, मैंने डिवाइड करवा दिया 4/200। और क्योंकि मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई 100 भी लिखा है। तो असल में के तो ऑलरेडी परसेंटेज में था, मैंने डायरेक्ट 8 लिख दिया, पर मास परसेंटेज में नहीं था। मास परसेंटेज में नहीं था। अगर मास परसेंटेज में नहीं था तो मैंने मास को पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा 4/200। मास को मैंने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा 4/200, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा। 100 से मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। और जब बेटा मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 100 से मल्टीप्लाई करके बेटा देखिए कि जहां टाइम लिखा है ना, मैंने टाइम की वैल्यू लिखी नहीं थी। मैं जरा मार्किंग स्कीम में नजर मार लूं बेटा, मार्किंग स्कीम में ये टाइम आएगा 0.56। टाइम आएगा बेटा 0.56, ये टाइम आएगा, ठीक है जी। बेटा जैन हम लोग इस वक्त परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब आप जरा देखिए लेफ्ट साइड के ऊपर डेल्टा टी ओवर टी आ चुका है परसेंटेज में। जरा राइट हैंड पे देखिए। सर जब हम राइट हैंड पे देखेंगे ना तो ये 100 से 200 कट के 2 बचेगा। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इट बिकम्स 2%। तो दिस इज 2%, दिस इज 2% प्लस 8%। 2 प्लस 8 इट बिकम्स 10%। 2 प्लस 8 बिकम्स 10%। ये क्वेश्चन मुश्किल है जिसमें एक वैल्यू परसेंटेज में, एक वैल्यू एब्सोल्यूट फॉर्म में। तो परसेंट वाले को मैंने ऐसे ही लिखा है, एब्सोल्यूट वैल्यू को मैंने डिवाइड करके परसेंटेज बनवा दिया है। और जब बेटा ये परसेंटेज बन गया तो हमें आंसर परसेंटेज की फॉर्म में नहीं चाहिए। आंसर परसेंटेज की फॉर्म में नहीं चाहिए तो क्या करें? तो सर आप करेंगे कि 10% का परसेंट खत्म करवाएं, 10% का परसेंट खत्म करवाएं। सर परसेंट खत्म कराने के लिए 10 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि परसेंट खत्म हो जाए, ठीक है। और लेफ्ट साइड के ऊपर खाली डेल्टा टी चाहिए, तो बेटा ये वाला टी उधर भेज दो, ये वाला टी उधर भेज दो। और ये वाला टी वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड एंड इट्स वैल्यू इज 0.56। तो 10/100 इट इज 0.1 एंड दिस 0 पॉइंट इज मल्टीप्लाइड विद 0.56। तो ये आपको बता देगा डेल्टा टी की अनसर्टेनिटी। और अब आप इसकी अनसर्टेनिटी निकालोगे 0.56 को
अच्छा मैंने एक छोटी नहीं काफी बड़ी मैंने गलती कर दी है, और वो गलती यार ये है कि जो अंडर रूट था उस अंडर रूट को मैं इतनी देर से इग्नोर करके बैठा था। मैंने कहा था अभी बता रहा हूँ और बताना भूल गया था। भाई जो अंडर रूट होता है ना बेटा, अंडर रूट, सर अंडर रूट होता है होल पावर हाफ। अंडर रूट होता है होल पावर हाफ। और अगर अंडर रूट होल पावर हाफ होता है तो अभी हम पढ़ चुके हैं जो एक्सपोनेंट होता है ना बेटा, एक्सपोनेंट, सर एक्सपोनेंट कोफिशिएंट बन जाता है। जो पावर हाफ था, सर वो पावर हाफ एक्सपोनेंट हाफ बन गया कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट में ये 1/2 चल रहा था। कोफिशिएंट में बेटा ये 1/2 चल रहा था। और जब 1/2 को आप इसके साथ सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 0.05। ठीक है जनाब, होल अंडर रूट था, अंडर रूट का मतलब होता है, अंडर रूट का मतलब होता है होल पावर हाफ। सर जो होल पावर हाफ थी उसको मैं कोफिशिएंट बनाना भूल गया, खैर याद आ गई टाइम पे। सर इसको जब मैंने हाफ से पूरा सॉल्व किया तो सर डेल्टा टी का रिजल्ट आएगा 0.028, 0.028। फिर बेटा मैंने सिखाया कि अनसर्टेनिटी हमेशा 1SF में लिखना चाहिए। तो 0.028 को राउंड ऑफ करो तो ये बन जाएगा 0.03। तो इस तरह टाइम हमने कैलकुलेट किया पहले 0.56, और इसकी बेटा अनसर्टेनिटी आ गई 0.03। अनसर्टेनिटी आ गई बेटा 0.03। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, और आगे चलते हैं, ये एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सर मैंने P1 से उठा लिए हैं, कोई मसला नहीं है, इसको भी जरा जल्दी से करेंगे। P1 है बेटा, थोड़ा तेज तेज चलिएगा। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। इस ब्लॉक की लेंथ, ब्रेथ, हाइट दी हुई है, जो कि ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करने में हेल्प करेगी। क्वेश्चन है व्हाट इज परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम। वॉल्यूम की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है। और वॉल्यूम की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने के लिए नोट कीजिएगा इस 20 में भी अनसर्टेनिटी 0.1 है, इसमें भी अनसर्टेनिटी 0.1 है, और इसमें भी अनसर्टेनिटी 0.1 है। लिखा हुआ है कैलिपर की अपनी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1 है, एंड दिस इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, इट इज नॉट परसेंटेज अनसर्टेनिटी। वी आर गिवन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, तो क्या करें सर, वी हैव टू कैलकुलेट वॉल्यूम। आपको पता है वॉल्यूम होता है इन तीनों वैल्यूज का प्रोडक्ट। ठीक, लेकिन आप नीचे देखो उसने वॉल्यूम पूछा ही नहीं है। सर उसने वॉल्यूम नहीं पूछा हुआ, और जब उसने वॉल्यूम नहीं पूछा हुआ तो मुझे वॉल्यूम नहीं कैलकुलेट करना चाहिए। सर मुझे कैलकुलेट करना है वॉल्यूम की परसेंटेज अनसर्टेनिटी। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकलेगी तो जरा सुनना। सर इसको इससे डिवाइड करवाऊंगा 0.1 डिवाइडेड बाई 20। सर इसको इससे डिवाइड करवाऊंगा 0.1 डिवाइडेड बाई 10। सर इसको इससे डिवाइड करवाऊंगा 0.1 डिवाइडेड बाई 40। उसने वॉल्यूम नहीं पूछा, वॉल्यूम नहीं कैलकुलेट करो, उसने पूछी है खाली अनसर्टेनिटी। तो डायरेक्ट अनसर्टेनिटी पे जाओ। उसने बोला परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि डिवाइड करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा बेटा, मेरे पास इसका आंसर लिखा हुआ नहीं है, मैंने देखा नहीं कि मुझे क्या आंसर लाना है। अगर आप में से कोई बच्चा कैलकुलेटर चला के बेटा मुझे परसेंटेज बता दे। उमर बेटा तुम कैलकुलेटर चलाओ ताकि मुझे आंसर बताओ। बाकी बच्चों को मैं अभी सिर्फ इसकी एक्सप्लेनेशन में जब तक टाइम निकालता हूँ इनका। तो बेटा उमर आप कैलकुलेटर चलाओ। बेटा सारे बच्चे समझो, सर ब्लॉक है, ये ब्लॉक की लेंथ है, ये ब्लॉक की सॉरी वैसे ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये इसकी हाइट है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ठीक है जनाब। अगर वॉल्यूम निकालना होता तो तीनों को मल्टीप्लाई करता। सर उसने वॉल्यूम पूछा ही नहीं है तो मैंने मल्टीप्लाई किया ही नहीं। उसने पूछी अनसर्टेनिटी में, डायरेक्ट एब्सोल्यूट परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे आ गया। परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने के लिए हाइट को, ब्रेथ को, लेंथ को, सबको डिवाइड करा देते, और डिवाइड करा के हमें बताएंगे उमर क्या आ रहा है बेटा इसका आंसर। उमर भाई 1.8% इसका आंसर आ रहा है। ठीक है जनाब, 1.8% इसका आंसर है। अच्छा जी, अब मैं आप सारे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।